नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद ज्योति में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास। इसमें हम पूरे हिंदी साहित्य के काल विभाजन को, पूरे आदिकाल को इस कक्षा में पढ़ेंगे। तो ये कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास में हम उन सभी विषय वस्तुओं को पढ़ेंगे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपनी पुस्तक में बताया है, और उनके कथन भी आपको पता है कि उनके कथन कितने ही एक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी इस पुस्तक से हर वर्ष ही क्वेश्चन प्रश्न या उनके कथन हर परीक्षा में यूजीसी नेट में, केवीएस, DSSB, उन सभी में इस कक्षा से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस दृष्टि से ये कक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस कक्षा को। तो अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, तो हम शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। प्रथम संस्मरण का वक्तव्य। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनी पुस्तक में जहाँ से शुरुआत की है, प्रथम संस्मरण का वक्तव्य, इसमें उन्होंने क्या बात की है वो हम आगे कक्षा में पढ़ेंगे। हिंदी के कवियों का एक वृत्त संग्रह शिव सिंह सेंगर ने सन 1883 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। शिव सिंह सेंगर ने एक वृत्त संग्रह प्रकाशित किया। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किनका नाम लिया है? शिव सिंह सेंगर का। इनकी पुस्तक का नाम आप सबको भली प्रकार से पता होगा कि शिव सिंह सरोज इनकी पुस्तक का नाम है, जो किस वर्ष प्रकाशित हुई है? सन 1883। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस पुस्तक का प्रकाशन समय जो माना है वो 1883 है, बट कुछ पुस्तकों में इस पुस्तक का प्रकाशन सन 1833 भी मिलता है। तो अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 1883 है। अगर दूसरी पुस्तकों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इस पुस्तक का प्रकाश जो सन है वो समय है 1833। तो सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किस वृत्त संग्रह के बारे में बात की है? शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखी गई है जो। उसके पीछे सन 1879 में डॉक्टर सर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला है। अब आपको पता होगा कि ग्रियर्सन साहब भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इन दो कवियों को सबसे पहले, हिंदी के कवियों को सबसे पहले रखा है। सबसे पहले शिव सिंह सेंगर को और दूसरे पे ग्रियर्सन साहब को। ग्रियर्सन साहब की पुस्तक का नाम क्या है? मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। काशी की नागरी प्रचारणी सभा का ध्यान आरंभ ही में इस बात की ओर गया कि सहस्त्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में, राज पुस्तकालयों में तथा लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी हैं। अब ये ध्यान किसका गया था? काशी की नागरी प्रचारणी सभा का। और काशी की नागरी प्रचारणी सभा ने ही सरकार की सहायता लेके सन 1900 में पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया। सन 1900 में किसने पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया था? काशी की नागरी प्रचारणी सभा ने। और सन 1911 तक की खोज की अपनी 8 रिपोर्टों में सैकड़ों अज्ञात कवियों तथा ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया है। तो ये कथन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सन 1911 की कितनी रिपोर्टें थी? 8 रिपोर्ट थी। 8 रिपोर्टों में क्या था? सैकड़ों अज्ञात कवियों
तथा ज्ञात कवियों के, कुछ तो अज्ञात कवि थे और कुछ ज्ञात थे कवि, बट उनके अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया है। ये सारा काम किसने किया है? काशी की नागरी प्रचारणी सभा ने। सन 1913 में इस सारी सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं ने अपना बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह, उन मिश्र बंधुओं का कौन सा कविवृत्त संग्रह है? उसका नाम क्या है? मिश्र बंधु विनोद। मिश्र बंधु विनोद किसका कविवृत्त संग्रह है? मिश्र बंधुओं का। आपको पता होगा कि मिश्र बंधुओं में कितने बंधु आते हैं? 3 बंधु आते हैं। पंडित श्याम बिहारी मिश्र, गणेश और शुकदेव जी, ये 3 मिश्र बंधुओं में आते हैं। और इन्होंने कौन सा कविवृत्त संग्रह लिखा है? उसका नाम क्या है? मिश्र बंधु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया है। ये 3 भागों में प्रकाशित किया गया है। प्रिय दोस्तों, ये शुरुआत में तो 3 भागों में प्रकाशित है, पर एक भाग इसका और प्रकाशित हुआ है। तो अगर प्रश्न आए कि कुल कितने इसके भाग हैं मिश्र बंधु विनोद के, तो कुल 4 भाग हैं, पर पहले 3 भाग हैं जो पहले लिखे गए हैं, और एक भाग, चौथा भाग जो 1934 ईस्वी में लिखा गया था। तो आगे हम जानेंगे कि हमारे हिंदी के इतने विशाल इतिहास को हम कैसे जानें, क्योंकि उसके लिए कोई पुस्तक, कोई पठन पाठन के लिए कोई पुस्तक वगैरह नहीं थी। तो उसके लिए क्या सोचा गया कि हमें सही निर्देश कैसे मिले, हम सही कौन सी दिशा में जाएं कि हमें हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में सही से ज्ञात हो। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने एक ढांचा तैयार किया जो हिंदी शब्द सागर के रूप में सामने आया। हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर गया। अतः एक नियम समय के भीतर ही यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री मैं ज़रूरी समझता था, तो उतनी तो उस अवधि के भीतर इकट्ठी ना हो सकी, पर जहाँ तक हो सका आवश्यक उपादान रख कर कार्य पूरा किया गया। तो ये सारा कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का एक ढांचा तैयार करने के बारे में सोचा था। अब आगे हम जानेंगे कि उन्होंने किस प्रकार से काल का विभाजन किया, जो बातें उन्होंने सोची उसके अनुसार उन्होंने किस प्रकार से काल को विस्तृत किया है, काल विभाजन किया है। तो पहले काल विभाजन को लेते हैं। जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है, तो एक तो काल विभाग को उन्होंने किस तरह से विभाजित किया, उन्होंने क्या सोचा कि किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़े। विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता, जो बहुत सारी एक ही ढंग की रचनाओं की प्रचुरता मीन्स के बहुत ज़्यादा उसी प्रकार से रचनाएं लिखी गई थी। तो एक वह अलग काल माना गया है जिसमें विशेष ढंग की रचनाओं की ही बहुत भरमार दिखाई गई, और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार ही किया गया, और जिस काल में जिस रचनाओं की प्रचुरता अधिक थी उस काल को उसी के नाम के अनुसार, उस रचना के स्वरूप के अनुसार ही उसको नाम दिया गया। एक तो ये काल विभाजन का कारण हो गया। दूसरा कारण क्या था कि सब ढंगों की रचनाएं मिलकर भी उसके बराबर ना होंगी, परिणामों में प्रथम के बराबर ना होंगी। दूसरा कारण ये हुआ। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जब काल विभाजन किया तो उसमें 2 बातों को प्रमुख माना है। एक,
विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी, उसे अलग काल का नाम दिया गया क्योंकि उस काल में उन रचनाओं की प्रचुरता बहुत अधिक थी। दूसरा कारण ये था कि परिणामों में प्रथम के बराबर ना होगी, ये नहीं कि और सब ढंगों की रचनाएं मिलकर भी उसके बराबर ना होंगी। तो ये काल विभाजन की दो विशेषताएं हैं। दूसरी बात है ग्रंथों की प्रसिद्धि। बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले आते हैं, उस ढंग की रचना उस काल के लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी और दूसरे ढंग की अप्रसिद्ध और साधारण कोटि की बहुत सी पुस्तकें भी इधर उधर कोनों में पड़ी मिल जाया करेंगी। कथन उनका एक और बहुत ही ज़्यादा परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कथन है, प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। प्रसिद्धि भी किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जिन कारणों से किसी काल को या कह लीजिए कि आदि काल को वीर गाथा काल नाम दिया है, वो कौन से दो कारण थे कि किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़े, उस कारण उस काल का नामकरण किया गया। दूसरा, परिणामों में प्रथम के बराबर ना होगी। आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी क्या कहते हैं कि इसी कारण आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा है। उसके भीतर दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, एक अपभ्रंश की और दूसरी देश भाषा बोलचाल की। अपभ्रंश की कौन सी दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं? अपभ्रंश की और देश भाषा बोलचाल की। तो अभी हम वो पुस्तकें देखेंगे जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल के अंतर्गत रखी हैं। साहित्यिक पुस्तकें केवल उन्होंने कितनी मानी हैं? 4। अपभ्रंश में साहित्यिक पुस्तकों में उन्होंने कितनी पुस्तकें मानी हैं? 4 पुस्तकें हैं। वो 4 पुस्तकें कौन कौन सी हैं? विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका। ये 4 प्रकार की पुस्तकें हैं जो उन्होंने साहित्यिक में मानी हैं। और दूसरी जो रचनाएं उन्होंने मानी थी देश भाषा काव्य की। देश भाषा काव्य की कितनी पुस्तकें हैं? 8। कौन कौन सी हैं? खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद्र प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, परमाल रासो, आल्हा का मूल रूप जिसे बोला जाता है, जिसे आलाखंड भी बोलते हैं, खुसरो की पहेलियाँ आदि, और 12वीं है विद्यापति पदावली। तो ये दोस्तों कुल मिलाकर 12 पुस्तकें हैं जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जिनके आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल माना है। 4 पुस्तकें उन्होंने अपभ्रंश की हैं जो साहित्यिक पुस्तकें हैं और 8 पुस्तकें देश भाषा काव्य की मानी हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टिकोण से भी अलग अलग पुस्तकों के नाम पूछे जाते हैं कि कौन सी साहित्यिक हैं या कौन सी देश भाषा काव्य की हैं। तो आपने इनको अच्छे से इनके नाम को याद रख लेना है। इन्हीं 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। इनमें से अंतिम दो हैं कौन कौन सी हैं? खुसरो की पहेलियाँ और विद्यापति पदावली। ये 2 अंतिम जो उनकी साहित्यिक रचनाएं हैं और बीसल देवरासों को छोड़कर शेष सब ग्रंथ वीर गाथात्मक हैं। इन 3 ग्रंथों को छोड़कर बाकी जितने भी रचनाएं हैं वो सारी क्या हैं? वीर गाथात्मक ही हैं। अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा जा सकता है। ये किसके अनुसार है? आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार। आगे आपको एक छोटा सा रूप दिखाई देगा
जो अवधि या बेसवाड़ी समझते हैं, जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों का द्वित्व देखकर ही प्राकृतिक भाषा और कहीं चौपाई देखकर ही अवधि या बेसवाड़ी समझते हैं, जो भाव को थाट और विचार को फीलिंग कहते हैं। जो भाव को क्या कहते हैं? थाट, और विचार को क्या कहते हैं? फीलिंग कहते हैं। कभी कभी ये भी प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है कि थाट किसे कहते हैं? भाव को थाट बोलते हैं, और फीलिंग किसे कहते हैं? विचार को। विचार को क्या कहते हैं? फीलिंग। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी भक्ति काल के बारे में हमें बताते हैं कि जैसे भक्ति काल के भीतर पहले तो 2 काव्य धाराएं, निर्गुण धारा और सगुण धारा निर्दिष्ट की गई हैं। फिर प्रत्येक धारा की 2-2 शाखाएं स्पष्ट रूप से लक्षित हुई हैं कि पहले तो कौन सी धाराएं थी? 2 काव्य धाराएं थी, निर्गुण और सगुण। निर्गुण काव्य धारा में किस प्रकार की भक्ति की जाती थी? ज्ञान मार्गी शाखा की। और सगुण में किस प्रकार की? कि भगवान के स्वरूप की पूजा की जाती थी। सगुण में भगवान को माना जाता था, एक स्वरूप के रूप में भगवान को मानकर उनकी पूजा की जाती थी। इस धारा के अंतर्गत क्या क्या आता है? राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। और निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत कौन कौन सी शाखाएं आती हैं? ज्ञान श्रेय शाखा और प्रेम मार्गी सूफी शाखा। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी रीतिकाल के संबंध में भी 2 बातें और कहते हैं। रीतिकाल के संबंध में भी 2 बातें कहते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना है, ना कि कवि कीर्तन करना। अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने जितने भी लिए हैं वो किनसे लिए हैं? मिश्र बंधु विनोद से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी यहाँ ये बात मानते हैं, उन्होंने ये बात बताई है कि जितने भी कवियों का उन्होंने परिचय दिया है वो सारे उन्होंने कहाँ से लिए हैं? मिश्र बंधु विनोद से। क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य उनका है कि अपने हिंदी के साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा प्रस्तुत किया जाए, ना कि इधर उधर की कोई बातें करना उनका कोई उद्देश्य है। आगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आधुनिक काल के बारे में बात करते हैं। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है। आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल जी किसको सबसे प्रधान साहित्यिक घटना मानते हैं? गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रकट होना, उसमें कविताएं, उसमें सारी बातें प्रकट करके लिखना, जिसमें कि हम पहले तो रीति काल में सारी श्रृंगार वगैरह की बातें होती थी। आधुनिक काल में उन्होंने क्या किया है कि आधुनिक काल में हम समाज की जो भी सोच थी, जो उसकी दृष्टि थी, उसके अंतर्गत कवियों ने अपने साहित्य को लिखा है। इसीलिए गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर पर एक बड़ा मोल लेना समझ पड़ता है। ये कथन भी आता है कि कौन है जिसने ये अपने सिर पर बड़ा मोल लेना समझा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं आजकल के कवियों के बारे में कि अगर मैं कुछ बोलूँगा, इनके बारे में कुछ लिखूँगा, तो ये क्या है? अपने सिर पर बड़ा मोल लेना बताया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदी साहित्य का ये इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में जनवरी महीने में निकल चुका है। हिंदी साहित्य का इतिहास जो आज नाम प्रचलित है, उससे पहले कौन सा नाम था? हिंदी साहित्य का विकास, जो कब प्रकाशित हुआ था?
जनवरी 1929 में। इस अलग पुस्तकाकार संस्मरण में बहुत सी बातें बढ़ाई गई हैं, विशेष आदि और अंत में, जैसे आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं, क्योंकि वह सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही हैं। तो अब जो अपभ्रंश में है, जैसे कुमार पालचरित और शांगिधर कृत हमीर रासो का पता नहीं है, पर प्राकृतिक पिंगल सूत्र उलटते पलटते मुझे हमीर के युद्धों के वर्णन वाले कई बहुत ही अजीब पद्य और छंदों के उदाहरण भी मिले हैं। ये पद्य शारंगधर के प्रसिद्ध हमीर रासों के ही हैं। ये सारी बातें कौन कह रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं। मिश्र बंधुओं के प्राकांड कविवृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद का उल्लेख हो चुका है। तो ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मिश्र बंधुओं के कविवृत्त संग्रह का नाम क्या है? मिश्र बंधु विनोद। रीतिकाल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने प्राय उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिए हैं। तो ये सारी बातें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानकर ये बता रहे हैं कि जो भी मैंने कवियों का परिचय किया है वो कहाँ से लिया है? मिश्र बंधु विनोद की जो पुस्तकें हैं, जो उन्होंने कवियों का परिचयात्मक दिया है, उन्हीं से ही मैंने कवियों का परिचयात्मक करके ही आपको प्रस्तुत किया गया है, इधर उधर से कहीं से नहीं लिया गया। तो ये सारी बातें आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं। तो अब प्रिय दोस्तों, हमने इस वीडियो में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास के प्रथम संस्मरण का वक्तव्य सारा पढ़ा है। जो बातें परीक्षा की दृष्टिकोण से भी आती हैं, जो कथन आते हैं, जो विशेषताएं हैं, जो कवियों के नाम हैं, जो काल विभाजन है, जो उनकी 12 पुस्तकें हैं, रचनाएं हैं, जो भाषा के आधार पर हैं, वो सारी हमने इस वीडियो में पढ़ी हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो रही होगी, आपके सहयोग आपके ज्ञान को बढ़ाएगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली वीडियो में। तब